मेरा नाम शीला है। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरी भाभी को मेरी सुंदरता से बहुत नफ़रत थी। वो कहती थी कि तेरा हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कहती थी भगवान से डरो भाभी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरी माँ जीवित थी, लेकिन मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। जब तक मेरी माँ थी तब तक मैं उस घर में राज करती थी। मेरा भाई भी मुझसे नफ़रत करता था। वो कहता था तुझे मेरी पत्नी से प्रतिस्पर्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी घमंडी भी थी, क्योंकि मैं कोई गलत बात सहन नहीं कर सकती थी। अगर मेरी भाभी मेरी माँ को समय पर खाना नहीं देती या बासी खाना देती तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता। एक दिन उसने मेरी माँ के सामने बासी खाना रख दिया। मेरी माँ पहले से ही डायबिटीज की मरीज थी। मैंने कहा उसकी तबीयत पहले से ही खराब है। अगर तुझसे खाना नहीं बनता था तो मुझे कह देती, मैं बना लेती। बासी खाना देकर उसे मारने की क्या जरूरत थी। इस बात पर हम ननद भाभी में इतनी जोरदार लड़ाई हुई कि मारपीट तक हो गई। मेरे भाई ने अपनी ही पत्नी का साथ दिया और मुझसे कहा तुझे मैं एक दिन ऐसा सीधा कर दूंगा कि तू तीर की तरह सीधी हो जाएगी। तू छोटी है, तेरा काम क्या है बड़ी भाभी से इस तरह से बात करने का। मैंने कहा बात छोटे बड़े की नहीं है। अगर वो कुछ गलत करेंगी तो मैं जरूर बोलूंगी। उस रात मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 4 दिन तक बीमारी से लड़ने के बाद मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं बहुत दुखी हुई और खूब रोई। कुछ रिश्तेदार आए, लेकिन वे सब माँ के ही रिश्तेदार थे, इसीलिए उन्हें ज्यादा दुख नहीं हुआ। बस थोड़ा सा अफसोस हुआ और वो चले गए। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मैं थे। एक रात भाई मेरे कमरे में आया और कहा माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि वो कहेगा तू चिंता मत कर, मैं हूँ, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। लेकिन उसने कहा आने वाले रविवार को तेरी शादी है। मैं चौंक गई। मैंने पूछा क्या? उसने कहा हाँ, मैं तेरी शादी करवा रहा हूँ। तेरा शादीशुदा हो जाना ही ठीक रहेगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछूं कि मेरी शादी किससे हो रही है। मैंने कहा लेकिन इतनी जल्दी शादी? तो उसने कहा ये बस शादी की विधि है, क्योंकि अभी माँ की मौत हुई है। अगर तेरे दिल में कोई इच्छा है तो उसे अपने दिल में ही दबा ले। मैं तेरे लिए 1 महीने पहले धूमधाम से शादी नहीं कर सकता और ना ही तेरे दूल्हे को घोड़े पर बैठा सकता हूँ। इतना कहकर मेरा भाई कमरे से चला गया और मैं बिस्तर पर सिर रखकर रोने लगी। लेकिन फिर खुद को ये सोचकर सांत्वना दी कि शादी तो एक न एक दिन होनी ही थी। अगर अब हो जाएगी तो कम से कम मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो छुटकारा मिल ही जाएगा, क्योंकि और किसी तरह तो भाभी से छुटकारा नहीं मिल सकता था। ये सोचकर मैं अपने दिन काटने लगी। लेकिन शादी के दिन जब मैंने अपने दूल्हे को देखा तो हैरान रह गई। मेरे भाई ने मेरे लिए किस तरह के आदमी को चुना था। शायद इसमें भी मेरी भाभी की ही कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी वो मेरी दुश्मन बन जाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि वो किसी दिन मुझसे बदला जरूर लेगी, और आज उसने वही किया था और वो कामयाब भी हो गई थी। मेरा दूल्हा बहुत अजीब हालत में बैठा था। उसे देखकर तो कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता था कि वो एक सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि एक पागल है। उसके हाथ में चॉकलेट थी जिसे वो खा रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने नए कपड़े तो पहने थे, लेकिन वो इतने गंदे हो गए थे जैसे कोई बच्चा मिट्टी में खेलता हो और उसके कपड़े गंदे हो जाए। और यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वो पागल है। मोहल्ले की कुछ महिलाएं भी आई थी, क्योंकि मेरे अपने सगे संबंधी तो नहीं थे। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया शीला का दूल्हा तो पागल है। भाई भाभी ने अपनी बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ तो मर गई, लेकिन गांव की बातें तो अजीब ही हो गई थी। इतनी सुंदर लड़की की शादी एक पागल आदमी से कर दी। अब मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा। अब विदाई का समय आ गया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं पा रही थी। अगर मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखता। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कभी नहीं होता। मेरी भाभी ने ही मेरे भाई को उकसाया था। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी बहन की शादी एक पागल इंसान से कर रहा है। वो मुझे कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों से भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और मेरे दूल्हे के पास तो अकल भी नहीं थी, कोई समझदारी भी नहीं थी। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूं, लेकिन फिर क्या होता, मेरी ही बदनामी होती। ये लोग तो मुझे घर से निकाल ही देते। इसीलिए मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदाई ले ली। विदाई के समय जब मेरा भाई ने मेरे सिर सहलाने की कोशिश की तो मैंने अपना सिर पीछे हटा लिया। सबने ये दृश्य देखा। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि लोगों को भी पता चले कि उन्होंने मेरे साथ जो किया वो गलत था। जब भाभी भी मुझसे मिलने आगे आई तो मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया,
क्योंकि उसने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तेरी शादी करवा दी, अब नखरे मत कर और अपने घर चलती बन। विदाई के दिन भी, अरे दिल में चाहे कितनी ही नफरत हो, कोई भी बेटी को इस तरह घर से ये कहकर नहीं निकालता कि चलती बन। मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। ये सिर्फ भगवान ही देख रहे थे कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा था, लेकिन मुझे पता था कि भगवान जरूर न्याय करेंगे। फिलहाल तो मेरा समय बहुत बुरा नजर आ रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा पति पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरों वाला मकान था। वहाँ उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है। लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं थोड़ी घबरा गई। उसने कहा, भाभी, घबराने की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये भी मेरा ही घर है। मेरी एक और जगह पर भी एक घर है, जहाँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी है। फिर उसने कहा, असल में मेरी पत्नी और मेरे भाई की नहीं बनती, क्योंकि इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। हमारे माता पिता भी नहीं हैं। अब सिर्फ तुम हो, तुम्हारा पति है और ये घर है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ समझ में ना आए कि क्या कहाँ रखा है, तो दीवार पर मेरा नंबर है, कॉल कर लेना। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, अगर ये तुम्हें ज्यादा परेशान करे तब भी मुझे बुला सकती हो, लेकिन देखो, मैं भी परिवार वाला हूँ। मेरी पत्नी को मेरा यहाँ आना जाना पसंद नहीं है, इसीलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मुझे मत बुलाना। कोशिश करो कि खुद ही स्थिति संभाल लो, क्योंकि अब ये तुम्हारा पति है और तुम्हें इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी जिंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने बस सिर हिला दिया और कह भी क्या सकती थी। उसने कहा, भगवान तुम्हारी मदद करे, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि बस वो दिलासा दे रहा था, लेकिन फिर उसने वही बात दोहराई, भाभी, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उसने ऐसा 2 बार क्यों कहा और इतनी जोर देकर क्यों कहा। इस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। जब मैं उस कमरे में गई तो आश्चर्य में पड़ गई। शायद ये कमरा उसी का था। यहाँ बहुत सारी चीजें टूटी हुई थी, कुछ खिलौने भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग अभी भी छोटे बच्चे जैसा था। जब मुझे उसने देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा कि वो मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या मुझसे कुछ करने को कहेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और सो गई। मेरा मन तो किया कि दरवाजा अंदर से बंद कर लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में अजीब लगेगा, लेकिन इतनी सुकून भरी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई, लेकिन फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें चौड़ी हो गई। टेबल पर नाश्ता रखा था और वो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। मुझे लगा कि शायद उसका भाई नाश्ता लाया होगा, लेकिन घर में कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा अब भी बंद था, जिसे रात को मैंने खुद बंद किया था। मेरे पति ने कहा, नाश्ता कर लो, और खुद भी नाश्ता करने बैठ गया। मैं हैरान रह गई। अगर उसे इतनी समझ है कि हमारी शादी हुई है और उसे बाजार से नाश्ता लाना चाहिए, तो फिर ये पागल कैसे हुआ। लेकिन फिर उसने एक अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया, जो किसी कार्टून का गाना था। तभी मैं समझ गई कि शायद ये उसकी सामान्य हरकत है। उसे भी भूख लगी होगी और उसके पास थोड़े बहुत पैसे होंगे। इतना काम तो कोई भी छोटा बच्चा कर सकता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। इसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी। मैं ये पूछना ही भूल गई कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फिलहाल तो घर में जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। मैंने उसके भाई का नंबर डायल किया, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया और फिर यूं ही घर में इधर उधर घूमने लगी। तभी मेरा पति अचानक कहीं चला गया। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं वो घर से भाग तो नहीं गया। इसीलिए मैंने उसके भाई को फोन किया। उसके भाई ने कहा, हाँ, वो कभी कभी यूं ही चला जाता है, लेकिन वापस आ जाता है। चिंता मत करो, वो रात तक आ जाएगा। अगर वो रात तक वापस ना आए तो मुझे बता देना। मैंने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कुछ था जो उसने मुझे दिया। मैंने खोल कर देखा तो उसमें फूल थे। मैंने पूछा, ये क्या है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं सोच में पड़ गई। उसने फूल मेरे पास रख दिए और फिर दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसने अंदर से कमरा बंद कर लिया था। मुझे इस घर में रहने के दिन अच्छे लगने लगे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। मेरा पति हर दिन मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आता था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में हर चीज मौजूद थी,
लेकिन जब घर का सामान थोड़ा खत्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने मुझे 20,000 रुपए दिए। मैंने उससे कहा, क्या आप ही ये घर चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं जिनका किराया आता है। इससे हर महीने 2 बार 20,000 से 25,000 रुपए मिलते हैं। तुम्हें हर महीने की 15 तारीख को 20,000 रुपए मिल जाएंगे। आज 15 तारीख है, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। इसके बाद मैंने घर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। घर में टीवी भी था, एसी भी था और जरूरत की लगभग सारी चीजें थी। लेकिन एक दिन गलती से मेरे भाई और भाभी यहाँ आ गए। उन्हें तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी एक पागल इंसान से करवाई है और मैं जानती थी कि वो ये देखने आए होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मैंने एक नई साड़ी पहनी हुई थी। मेरी भाभी ने पूछा, ये नई साड़ी कहाँ से आई? इन लोगों ने तो तेरे लिए सिर्फ 2 साड़ियां भेजी थी और हमने भी तेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। तो मैंने कहा, मेरे पति ने मेरे लिए ये साड़ी लाकर दी है। भाभी ने हैरानी से कहा, तेरा पति, जिसे ढंग से हाथ मुंह धोना भी नहीं आता, वो तेरे लिए साड़ी कहाँ से लाएगा? मैंने जवाब दिया, उसने ही मुझे ये साड़ी लाकर दी है। और आपको किसने कहा कि उसे हाथ मुंह धोना भी नहीं आता? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए क्या क्या लाता है। जब मैंने अपनी भाभी को सारी चीजें दिखाई तो वो बेहद हैरान रह गई। उसने कहा, ये सब चीजें वो कहाँ से लाता है? कहीं ये चोरी करके तो नहीं लाता? मैंने कहा, ये सब बिल्कुल नई चीजें हैं। भाभी बोली, नई तो नहीं लग रही। ये क्या हो गया? ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चाल नाकाम हो गई हो, जैसे वो मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो बहुत परेशान हो गई थी। खैर, मैंने भी गर्व से सिर ऊंचा करके उसे सब कुछ दिखाया और मैं बहुत खुश हो गई। तभी मेरे भाई ने कहा, शायद मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया था, लेकिन तू तो खुश लग रही है। मैंने कहा, आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम तो गरीब लोग थे। अगर मेरी शादी होती तो किसी आम इंसान से ही होती। लेकिन देखिए, ये लोग हमसे कहीं ज्यादा अमीर है। इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है। गर्मी के बावजूद आराम से नींद आती है। मेरी भाभी का चेहरा उतर गया। मुझे पता था कि घर जाते ही वो मेरे भाई से झगड़ा करेगी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे खुश देखकर उनके बीच झगड़ा होगा। यही उनकी सजा थी। मेरा पति मुझसे बातें नहीं करता था, लेकिन वो मेरी देखभाल करता था और मेरे लिए चीजें लाता था। एक दिन जब मैं चल रही थी तो मेरे पैर में कोई चीज लग गई, जिससे मुझे चोट लग गई। उसने मेरे पैर पर पट्टी बांध दी, लेकिन जब रात हुई तो वो फिर से दूसरे कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगने लगा। मैं उससे बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि वो ऐसा क्यों करता है। मैंने फिल्मों और कहानियों में सुना था कि प्यार से इंसान ठीक हो सकता है। शायद मैं भी उसे ठीक कर सकती थी और अगर वो ठीक हो जाता तो वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान बन सकता था, क्योंकि वो सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत भी था। उसे पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। उसका खुद का घर था और घर में हर चीज मौजूद थी। अगर ऐसा होता तो मेरी पूरी जिंदगी संवर जाती। लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करता था। मेरी एक सहेली पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। अगर उनकी जिंदगी में कोई होता है तो वे उसे आम इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही था। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि जो भी बात है वो जरूर उस कमरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेरा पति हमेशा उसी कमरे में आता जाता रहता था। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि मुझे ये पता लगाना होगा कि वो उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं लगा। इसी बीच मेरी भाभी ने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी शादी एक पागल इंसान से हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छे हालत में है। ये बात उसके मुंह से निकली होगी और फिर मोहल्ले में फैल गई। आखिर मोहल्ला तो एक ही था। जब मुझ तक ये बात पहुंची तो मैंने कहा, हाँ, भगवान का शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास बहुत पैसे भी रहते हैं। घर के सारे फैसले मेरे हाथ में हैं। मेरा पति मेरी देखभाल भी करता है और हर दिन मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज लेकर आता है। लेकिन वो कहाँ जाता था ये मुझे नहीं पता था। एक दिन मैंने उसका पीछा किया, लेकिन चूंकि रास्तों की मुझे जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैं डर गई कि कहीं खो ना जाऊं और वापस लौट आई। वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया था। उसे रास्तों की बहुत अच्छी समझ थी। शायद वो बच्चों के साथ किसी पार्क में खेलने जाता था, क्योंकि उसके पास कई तरह के खिलौने और बच्चों की चीजें होती थी। इसीलिए मैंने उसकी इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मुझे ये जरूर पता लगाना होगा कि वो उस कमरे में क्या करता है। दिन में वो उस कमरे को ताला लगाकर जाता था, लेकिन एक दिन मैंने चुपके से उसकी चाबी गायब कर दी और ताला खोल दिया।
जब उसे चाबी नहीं मिली तो वो ताला लगाए बिना ही चला गया। अब मेरा प्लान ये था कि मैं पहले से ही कमरे में छिप जाऊंगी ताकि जब वो वहां आए तो मुझे पता चल सके कि वो वहां क्या करता है। लेकिन घर आते ही उसने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। कभी कभी वो मुझसे थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसे मेरा नाम भी याद हो गया था और वो मुझे मेरे नाम से बुलाने लगा था। उसे देखकर मुझे कभी कभी बहुत दुख होता था। आखिर वो भी किसी का बेटा था, इतना सुंदर और जवान था। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस हालत में पहुंच गया। ये तो साफ था कि वो जन्म से ही पागल नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद उसके साथ कोई घटना हुई होगी जिसने उसे इस परिस्थिति में पहुंचा दिया। मैंने उसके भाई से भी इस बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और कहा, समय के साथ तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये कैसी बात थी? मुझे समय के साथ कैसे पता चल सकता था? मुझे अपने पति की एक पुरानी तस्वीर मिली। उस तस्वीर में वो बहुत गुस्सैल और जिद्दी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पूरे खानदान का सबसे सुंदर और ताकतवर लड़का था। तो फिर वो इस हालत में कैसे आ गया? क्या उसे किसी की बद्दुआ लग गई थी? मेरे मन में कई अजीब अजीब ख्याल और सवाल आते रहे। आज तो मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही था। उस दिन वो फिर मेरे लिए कोई चीज लेकर आया था। वो मेरे कमरे में गया, लेकिन जब देखा कि मैं वहां नहीं हूँ तो उसने वो चीज वहीं रख दी। मुझे किसी बैग को रखने की आवाज सुनाई दी। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मैं पहले से ही उसके कमरे में छिपी हुई थी। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुर्सी पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। मैं पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं कमरे के अंदर ही छिपी हुई हूँ। वो इस तरह सिर पकड़े बैठा था जैसे कोई बड़ा आदमी किसी गंभीर बात को सोच रहा हो। उसके चेहरे से अचानक पागलपन वाले हाव भाव गायब हो गए थे। अभी से मुझे मामला कुछ गड़बड़ लगने लगा था। कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा फोन निकाला। मैं हैरान रह गई, इतना महंगा फोन इसके पास कहाँ से आया? और वो फोन भी बिल्कुल सही हालत में था, जबकि उसकी बाकी चीजें हमेशा टूटी फूटी होती थी। फिर उसने फोन पर किसी से बात करनी शुरू की और जब उसने बोलना शुरू किया तो मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि वो एक समझदार और अनुभवी इंसान की तरह बात कर रहा था। वो कह रहा था, देखो मैंने पहले से ही तुमसे डील की थी कि तुम इस पैसों को बिजनेस में लगा दो। जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिल ही जाएगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दुनिया के सामने जो मेरा पति एक पागल बना हुआ था, वो वहां बैठकर बिजनेस डील कर रहा था। तो फिर वो दुनिया के सामने पागल क्यों बना हुआ था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी पत्नी से भी ये सच क्यों छिपा रहा था? अगर वो मुझसे प्यार करता था तो कम से कम मुझे सच तो बता सकता था। मेरा मन किया कि तुरंत उसके सामने जाकर उसे सब कुछ पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और देखती हूँ कि आगे क्या करता है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाले और पास में रख दिए। फिर उसने दोबारा किसी को फोन किया। इस बार मैं समझ गई कि वो अपने भाई को फोन कर रहा है। उसने कहा, मेरा मन करता है कि मैं शीला को सब कुछ बता दूं। वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरी तरफ से किसी ने कहा होगा, जल्दबाजी मत करो। तो उसने जवाब दिया, जल्दबाजी कैसी? हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मैंने अपना जिक्र सुना तो मैं पर्दे के पीछे से बाहर आ गई। मुझे देखकर वो चौंक गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत फोन एक तरफ रख दिया। मैंने गुस्से से पूछा, ये सब क्या है? तुम दुनिया के सामने पागल क्यों बन रहे हो? मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने गहरी सांस ली और कहा, देखो मुझे तुम्हें आज या कल तो ये सब बताना ही था। मैंने कहा, तो फिर आज ही सब कुछ बता दो। क्या बात है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस रोने का मन कर रहा है। बताओ क्या हुआ? फिर उसने जो बात बताई उसे सुनकर मैं हिल गई। उसने कहा, मैं पूरे मोहल्ले में सबसे होशियार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी। आज भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन रात भर ऑनलाइन काम करता हूँ। मैंने पूछा, फिर तुम दुनिया के सामने पागल क्यों बने हुए हो? उसने कहा, मेरी कुछ गलत लोगों से दोस्ती हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे असल में कौन थे। एक दिन हम सभी कहीं गए थे। वहां हमारी किसी से छोटी सी लड़ाई हो गई, लेकिन हालात ऐसे बने कि उस लड़ाई में एक आदमी मारा गया। उन लोगों ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अगर मैं पागलपन का नाटक ना करता तो मुझे जेल हो जाती और मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, क्योंकि वे सभी भाग गए थे। लेकिन मैं उस घायल आदमी की मदद करने के लिए वहीं रुक गया। लेकिन वो आदमी बच नहीं सका और पूरा दोष मुझ पर आ गया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। आज भी वे लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। मेरे कारण उनका नुकसान हुआ, इसीलिए मुझे पागलपन का नाटक करना पड़ा। लेकिन अब सुना है कि उन्होंने अपना मकान बेच दिया है।
और 1 महीने बाद यहाँ से चले जाएँगे, बस फिर मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकूँगा। मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं बताया क्योंकि एक बार वे लोग यहाँ से चले जाएँ फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। जब तुम्हारे भाई ने कहा कि उन्हें ये रिश्ता मंज़ूर है, तो हम सभी बहुत हैरान हुए थे। हमें पता चला था कि तुम्हारी माँ का अभी-अभी निधन हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हें बिना देखे शादी के लिए हाँ कह दिया। मैंने सोचा कोई तो अच्छा काम कर लूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो सिर्फ काम के लिए ही जाता हूँ। जब तुम्हारा चेहरा मेरी आँखों के सामने आता है तो मेरा मन करता है कि तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं थी। कहीं तुम इस परिस्थिति से परेशान होकर मुझे छोड़कर ना चली जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता हूँ ताकि तुम हँसती रहो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी आँखों से फिर आँसू बहने लगे। उसने कहा, अब क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं खुशी के मारे रो रही हूँ। तो उसने हँसकर कहा, अजीब बात है, लोग दुःख में भी रोते हैं और खुशी में भी रोते हैं। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। हमें सिर्फ 2 महीने तक और नाटक करना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरे कौन से अच्छे कर्मों का मुझे इतना बड़ा इनाम दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, लेकिन मेरे अपने भाई ने मेरे साथ इतना बुरा किया। पर भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। धीरे-धीरे मैंने ये बात सबको फैला दी कि मैंने अपने पति का इलाज करवा दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।